अब हमारे पास आता है एम्ब्रियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 थर्ड टू एट वीक। जो पीछे हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें यह हमारे पास एक वीक का बताया हुआ था, सेकंड वीक का बताया हुआ था, थर्ड वीक का बताया हुआ था। अब 3 to 8 वीक का बताया हुआ है। ये एम्ब्रियोनिक पीरियड है हमारे पास बेसिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसमें सबसे पहले जो जर्म्स लेयर की डेरिवेटिव्स है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं और एससीक्यू भी आ जाता होता है कि आप लोग जो जर्म लेयर्स है ना उनके डेरिवेटिव्स लिखें। एमसीक्यू में पूछ लेते होते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस दी होती है और उनमें से पूछ लेते होती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन या एंडोडर्मल इन ओरिजिन, तो वो आप लोगों ने देख लेना होता है। और जो है ना 3 to 8 वीक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये पढ़ोगे ना तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। इसमें एक तो एक्सिस फॉर्मेशन का बताया हुआ है कि वो कब होती है, और दूसरा ये बताया हुआ है कि जो 3 to 8 वीक है ना, ये इसमें मेजॉरिटी ऑफ द बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। पीरियड तो सारा ही बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि इसमें जो है ना वो टेराटेनोजेनेसिस के इफेक्ट जो है या बर्थ डिफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो वो आप लोगों ने देख लेना है। मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ न्यूरल इंडक्शन, ये एक बार पढ़ लेना, आप लोगों को पता होनी चाहिए। वैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं कि वो क्या देते हैं आप लोगों को। और उसके बाद न्यूरोलेशन है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने करना ही करना है। अब इसमें आप लोग फ्लो चार्ट बना के भी कर सकते हो, ठीक है। फ्लो चार्ट बना के कैसे कर सकते हो कि पहले हमारे पास न्यूरल प्लेट बनेगी, फिर न्यूरल फॉल्ट बनेगा, फिर न्यूरल जो है न्यूरल फोल्ड बनते हैं ना, और उसके बाद फिर आपके पास जो है न्यूरल ग्रूव बनता है, फिर आपके पास न्यूरल ट्यूब बनेगी और फिर न्यूरोपोड्स बनेंगे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये आप लोग फ्लो चार्ट बनाकर याद करोगे ना तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा, बजाय इसके कि आप लोग, हम न्यूरोलेशन कुछ बच्चों को नहीं आ रही होती क्योंकि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ हैं वो नहीं याद रख सकते। तो आप लोग ये देखो, ये जैसे मैंने भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना कि न्यूरल प्लेट, न्यूरल फोल्ड, फिर न्यूरल ग्रूव होगा, फिर न्यूरल ट्यूब होगी, न्यूरोपोड होंगे, तो ये भी याद रख लेते ना, तो ये अच्छा होता है। वैसे भी जो हमने व्हाट्सएप चैनल पर नोट्स शेयर किए हुए हैं, मैं हर वीडियो में कह रही हूँ कि आप लोग अगर वो खुद नोट्स नहीं बनाना चाह रहे, आप लोग में इतना वो पेशेंस लेवल वाकई कुछ बच्चों में नहीं होता। और वैसे भी जब आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन बच्चों ने भी ब्रेनलेस के ही लेक्चर्स लिए हुए और नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप लोग नोट्स बनाने पे टाइम वेस्ट ना करो, उन्हीं नोट्स को पढ़ो। और अगर खुद बना रहे हो अपने तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बनाने चाहिए नोट्स, और बाद में इसी को पढ़ना अपने नोट्स को ही, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ बाद में नहीं पढ़े जाते। अब इसमें से सोमाइट्स पूछ लेते होते हैं, ये भी ओस्पी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कट एज ऑफ एमनियन पूछ लेते होते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक का पूछ लेते होते हैं, ठीक है। अब ये जो दो है ना, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ओस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा ये आती होती है, ये सोमाइट का पूछते होते हैं, ऑटिक पेलाकोड का पूछते होते हैं, और पेरिकार्डियल वल्व्स का, न्यूरोफोल्ड का, मतलब ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटीरियर न्यूरोपोड का इसमें बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं डायग्राम में। अच्छा, ये डायग्राम ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे एलन टॉयस का पूछेंगे या विटेलहाइन डक्ट का, और ये बल्जिस का भी पूछ लेते हैं, लेंसिस पेलाकोड ओटिपल। इसमें से अब ये फ्रिंजियल आर्चेस का बहुत पूछते होते हैं, ये बहुत बार उन्होंने पूछा है कि ये क्या है, और ये फ्रिंजियल आर्चेस होती हैं, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, ये भूलना नहीं है। ये ओस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें मैं आपको ओस्पी के लिए साथ साथ बताती हूँ ना, इसको याद किया करो ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। आगे आ जाते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स। न्यूरल क्रस्ट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरल क्रस्ट सेल के डेरिवेटिव्स, इसमें आप लोगों ने क्या याद रखना है, ये देखो। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स के डेरिवेटिव होते हैं, एक तो होते हैं बिफोर कोलोइयर, एक आफ्टर कोलोइयर। अब देखो मैंने उसके लिए निमोनिक बनाया हुआ है, ये भी मैंने भी जब लिया था तो मैंने ब्रेनलेस के ही लेक्चर्स लिए थे, और मेरे नोट्स में भी ये बात लिखी हुई थी। अब देखो जैसे सी, SSEA। अब देखो आफ्टर कोलाइयर जो वेंट्रल साइड के डेरिवेटिव्स हैं उनमें देखो, यहाँ पे आपको नज़र आएगा सेंसरी गैंग्लिया होगा, एक ऐसे होगा सिंपैथेटिक, और एक ऐसे होगा श्वान सेल्स, एंड देन इंटेरिक न्यूरॉन्स, और फिर एड्रीनल मेडुला आ जाएगा। अब ये डोर्सल में तो हमारे पास सीधा सीधा मेलानोसाइट्स आ जाएंगे, और ये भी मैंने ऐसे ही निमोनिक बनाया हुआ है CCGM। तो ये आप लोग ऐसी चीज़ें बना के याद करोगे ना तो हो जाएगा। और ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है, अगर आप लोग ऐसे करते हो ना तो ऐसे कर लो, ये ब्रेनलेस के लेक्चर लोगे तो हो जाएगा। नहीं तो ये टेबल भी लिखा हुआ है, ये टेबल भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर MCQ में ऐसे पूछ लिया ना तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, वो वहाँ से नहीं होता टेबल से, तो आप लोग इसको ऐसे ही करना। ये टेबल भी सारा उसके डेरिवेटिव्स ही लिखे हुए हैं।
उसके बाद मॉलिक्यूलर रेगुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती किसी भी चीज़ की, बस एक बार पढ़ लोगे ना तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, बस इनफ होता है। उसके बाद ये सारा ओटिक पहला कोर्स वगैरह का ही बताया हुआ है, ये एक बार पढ़ लेना। अब जो ये एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछते होते हैं एनिमल ऑफ टीथ का, तो ये सारे आप लोग कर लेना। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनेंसेफली बहुत बार पेपर में आया हुआ है, स्पाइना बाइफिड बहुत बार आया हुआ है पेपर में। अब इसमें ये तो आप लोगों ने करना है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते होते हैं कि एनेंसेफली क्या है, इसका सिनेरियो आ जाता होता है, ये पिक्चर्स आ जाती होती हैं कार्ड्स ओस्पी में। और ये फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड देते हैं, और अगर 400 माइक्रोग्राम और यहाँ पे 4000 माइक्रोग्राम के हम उसको पर मंथ दे सकते हैं, और ये 400 है, ये भी आप लोग पढ़ोगे तो हो जाएगा, इसको एक बार पढ़ लेना, ये क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद मेसोडर्म जर्म लेयर्स के डेरिवेटिव्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल होती है, इंटरमीडिएट होती है, ये अब ऐसी क्यों आ जाता होता है। ये भी बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना हुआ है सेल्फलेस मेडिकोस का ही। अच्छा सॉरी, मैंने सेल्फलेस बोल दिया, ब्रेनलेस एक्चुअली बोलना था, तो ब्रेनलेस का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोमाइटोमेर्स का पूछ लेते होते हैं, वो क्या होता है, सोमाइट्स का पूछ लेते होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर रेगुलेशन बस एक बार पढ़ लेना ही हो जाएगी, इस टेबल में से एमसीक्यू आ जाते होते हैं। सोमाइट डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी उधर बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना हुआ है। और मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ये भी एक बार पढ़ लेना। मॉलिक्यूलर रेगुलेशन सबकी ही बस एक बार पढ़ लोगे तो इनफ है, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो चारों डायग्राम्स हैं ये ओस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या पूछते हैं, स्क्लेरोटोम, मायोटोम और डर्माटोम का पूछ लेते होते हैं। इसके अलावा वेंट्रल सोमाइट, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये सारी सारी कर लेना, और थ्योरी के साथ साथ करोगे ना तो ईजी रहेंगी। और ये ओस्पी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो पीछे वाली हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटरमीडिएट मिज़ोरम, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है कि जो यूरिनरी सिस्टम है वो किस लेयर से डेवलप होता है, तो वो इंटरमीडिएट मिज़ोरम है, ठीक है। उसके बाद लेटर प्लेट मिज़ोरम के डेरिवेटिव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ब्लड वेजल्स की ब्लड एंड ब्लड वेजल्स का बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं, इनकी डेवलपमेंट, इसमें आपने हेमेंजियोब्लास्ट का ज़रूर बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे नहीं करते हैं एंजियोजेनेसिस वगैरह, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि ये उन्होंने पढ़ाया नहीं हुआ ना ब्रेनलेस ने, तो बच्चे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से पूछ लेते होते हैं कि ब्लड वेसल की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो उसमें आप अगर एंजियोजेनेसिस और हेमेंजियोब्लास्ट वगैरह का नहीं लिखोगे तो ये आप लोगों का क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है, ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। और ये बस एक बार पढ़नी है, फिर आगे। और उसके बाद आ जाता है कैपिलरी हेमेंजियोमास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। ये आ जाता होता है क्लिनिकल कोऑर्डिनेट्स, डेरिवेटिव्स ऑफ एंडोडर्म जर्म लेयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी वो आप लोग बस एक टेबल कर लेना है एंडोडर्म जर्म लेयर के, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मैंने चैनल का लिंक भी दे देती हूँ, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप चैनल से जाकर वो नोट्स भी ले सकते हो। ये डायग्राम्स भी अब उस भी के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सारे एंडोडर्म जर्म लेयर के ही डेरिवेटिव्स हैं, ये भी आप लोग चेक कर लेना। और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार रीड कर लेना। एंड देन एक्सटर्नल अपेयरेंस ड्यूरिंग सेकेंड वीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इवेंट्स हैं ना उसको एमसीक्यू में पूछते होते हैं। अब एक्सटर्नल अपेयरेंस वो या आपको ग्राउंड हम CRL बताएंगे, या आप लोगों को कि कोई भी बता रहे हैं कि एम्ब्रियो की अपेयरेंस ऐसी है, उसकी लिम्स हमें नज़र आ रही हैं, नोज़ नज़र आ रहा है, 4 लिम्स अपेयर होंगी हैं, हाइंड लिम्स अपेयर हो गई हैं, तो किस वीक का, किस मंथ का वो एम्ब्रियो होगा, तो वो सेकेंड मंथ का एम्ब्रियो होता है। तो आप लोगों ने ये जो टेबल्स है ना ये भी याद रख लेना, ये एमसीक्यू में कोई पता नहीं कि एमसीक्यू में आ जाए। और पीछे भी एक टेबल जो गुजरा है ना ये वाला, हाँ ये वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादातर 20 सोमाइट्स का पूछते होते हैं, ठीक है, 1 to 4, हाँ ये वाला ही पूछते होते हैं, और एक ये वाला पूछते होते हैं कि अप्रोक्सीमेट एज जब 20 डेज़ की होती है, और जब सोमाइट 17 to 20 नंबर्स होते हैं तब एम्ब्रियो की जो है वो एज कितनी होगी, तो वो 25 डेज़ की होती है। तो ये आप लोग याद रख लेना, इसमें से ये 2 चीज़ें ज़्यादा पूछते होते हैं, बाकी ना भी याद रखो तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये तो पूछते ही होते हैं ना, ये तो याद होना चाहिए। और उसके बाद बर्थ डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
मैंने आपको बताया था कि जो 3rd to 8th वीक है ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, तो इस पीरियड को ऑर्गेनोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस भी कह रहे होते हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स हमारे पास डिवेल्प हो रहे होते हैं, और इसमें टेराटिनोजेनेसिस के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये क्लिनिकल भी आप लोग पढ़ लेना। उसके अलावा समरी आ जाती है, समरी में भी वही सारी चीज़ें ब्रीफ सा बताया हुआ है। अच्छा, क्या होता है कि आप लोगों ने पीछे वाला सारा चैप्टर किया हुआ है ना, तो ये टेबल खुद ब खुद ही हो जाता है। कुछ बच्चों को इस टेबल की समझ नहीं आ रही होती, तो आप लोगों ने जो चैप्टर पीछे पढ़ा है अगर वो अच्छे से आता है तो इस टेबल पे अपना टाइम वेस्ट ना करना, जस्ट स्किप इट। अगर आप लोग इसको नहीं पढ़ते, इसको स्किप भी कर लेते हो, तो आप लोगों को तो पता ही है कि इसको बस ये देखो कि ये वाला डे, अच्छा 14 to 15 डे में रिवाइज़ करो कि कौन कौन से इवेंट्स हो रहे थे, और फिर आप लोगों को अगर नहीं याद आ रहे तो आप लोग उसको एक बार रिवीजन कर लो। इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार में किसी में भी परफेक्शन नहीं आती होती। और देन यही सारे, क्योंकि ये जब टेबल जो है अक्सर बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा होता है, वो कह रहे होते हैं कि पता नहीं इसमें क्या ही चीज़ है, ये फिगर मतलब देखने में ही कुछ कह रहे होते हैं कि अब हम लेंथ भी याद करें, सोमाइट्स भी याद करें, तो वो कोई नहीं इतना। बस आप लोगों ने पिछला चैप्टर कर लिया है ना, तो ये टेबल भी हो जाएगा।